हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का है लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी आपकी क्या होती है और कैसे इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हो अवकलनीयता। अवकलनीयता का बच्चों बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। अवकलनीयता का सिंपल बेसिक मतलब आप ये लिख सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), हमें ये चेक करना हो कि x इक्वल टू c पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया, हमें ये चेक करना होगा कि f'(x) इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी f'(c) का इसके ऊपर अस्तित्व है या नहीं। बात समझ आई? बेसिकली मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, अवकलनीयता का, यानी जो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी है वो आपको ये बताती है कि इस पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन का जो डिफरेंशिएट यानी जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू log x है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन क्या होगा कि f'(x) इक्वल टू क्या होगा 1/x, जो आप जानते हो log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है। और जब आप x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी f'(x) इक्वल टू ये आया तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बस समझ आई? कहने का अर्थ बच्चों सिंपल रूप में यही हुआ कि यदि किसी, जैसे कंटिन्यूटी के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने कंटिन्यूटी के अंदर ये पढ़ा था कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर रेगुलरली ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है तो हम ये कहते हैं कि दिया गया फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम जिक्र कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। इसका बेसिकली अर्थ सिंपल वर्ड में यही होता है कि जो आपका फंक्शन है जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो उस पॉइंट पर जो उसके डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आती है वो एक रियल वैल्यू है या नहीं। यदि वो रियल वैल्यू है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है। log x बच्चों डिफरेंशिएबल जरूर है लेकिन 0 के ऊपर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये इसका बेसिकली कंसेप्ट हो गया। ठीक है, जैसे रूट ऑफ x माइनस 1 यदि f(x) है तो ये एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। वो कौन सा है देखिए, तो जब आप इसका f'(x) करोगे आएगा 1/2 रूट x माइनस 1। f'(1) की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी, या x लेस देन 1 हो तो यानी इस कंडीशन में x लेस इक्वल 1, इस जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर आपका ये जो फंक्शन है आपको रियल वैल्यू नहीं देगा। इसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ निकलता है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में, अर्थात यदि मैं ऐसा लिख दूं तो अवकलनीय नहीं है। बात समझ आई? तो एक बात बताओ बच्चों, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको एक कुछ बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर 1 पुट करो तो क्या ये, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक बात तो क्या ये कंटिन्यूअस है? मेरी बात सुनो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? तो आपका जवाब क्या होगा कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब आपको सब देखते कैसे पता चल जाता है? वो तो देखते ही पता चल जाएगा कि क्या इस इंटरवल की सारी वैल्यू पर आपका ये डिफाइन है। तो जवाब क्या होगा, डिफाइन नहीं है। भाई 1 रखोगे तो 0 ठीक है, 1 से लेस आप कोई भी वैल्यू रखो, रूट के अंदर क्या आएगा
नेगेटिव साइन आएगा। बात समझ आई? यानी जब आप 1 से लेस यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपके रूट के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। और जब नेगेटिव साइन आएगा तो वो एक रियल वैल्यू नहीं रहेगी, और जब रियल वैल्यू नहीं है तो क्या आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर पाओगे? अगर ग्राफ में प्लॉट ही नहीं कर पाओगे तो ग्राफ आपका टूट गया। ग्राफ ब्रेक होते ही हम क्या कहेंगे? दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बच्चों कंटिन्यूटी को अगर सिंपल फंक्शन हो चेक करने की ये प्रोसेस देख लो। चेक करने की डायरेक्टली प्रोसेस है। यदि प्रत्येक कंडीशन में जब आप उससे वो वैल्यू को पुट करते हो, सोल्व करने के बाद भी अगर ऐसा ना हो कि वो रियल वैल्यू बने, तो हमारा स्पष्ट आंसर क्या होगा? कि वो कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कि उसका ग्राफ से नहीं बनेगा। अगर आपको याद हो तो हमने ग्राफिकली अप्रोच को भी कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बना सकते हो कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर तो ही वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ आई? तो एक आवश्यक शर्त मान लो कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस पक्का होगा, ये जरूरी है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो पक्का होगा। हाँ, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ, लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कन्फर्म डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग समझ आया होगा आपको। अब हम इसके ज्योमेट्रिकली जो मीनिंग है, इसका जो ज्यामितीय अर्थ जिसे आप कहते हो, वो समझो। क्या ये दर्शाता क्या है, इससे क्या क्या जो जानकारी हासिल होगी वो देखिए। अब तो बच्चों जिसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है उसके ऊपर हमारा अब थोड़ा सा फोकस रहेगा। तो देखिए इसको एक बार। मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट है सी। इसे थोड़ा सा इधर मैंने ले लिया कोई पॉइंट, तो थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। इसको ग्राफ को यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा देना पड़ेगा एक बार। लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने सी माइनस एच, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया सी प्लस एच। यदि दिया गया फंक्शन एफ एक्स है तो इस पॉइंट को एक बार मैं पी करता हूँ, लेट ये क्यू और ये आर, ठीक है। तो जो आर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी माइनस एच कोमा एफ ऑफ सी माइनस एच। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी कोमा एफ सी, और क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे सी प्लस एच कोमा एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। यदि इनको मैं आपको ज्वाइंट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसकी दो जो जीवा आप कहते हो वो आ जाएगी। तो एक बात तो, यदि कोई रेखा किसी बंद वक्र को, जैसे एक सर्कल के लिए समझिए आप, दो बिंदुओं पर काटे तो उसे हम कहते हैं जीवा। लेकिन यदि वो एक बिंदु पर काटे तो हम उसको क्या कह देते हैं? टेंजेंट, अर्थात स्पर्श रेखा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप यानी ढाल क्या होता है। तो यदि किसी रेखा के ऊपर दो बिंदु हो x1 y1 x2 y2, यानी ये x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, तो हम स्लोप क्या लिखते हैं? m इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। समझ आ गई? कवर हुआ? तो इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा? स्लोप ऑफ पी क्यू x2 माइनस x1 यानी f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c एंड c प्लस h माइनस c। तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल में लिख देता हूँ
एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। बस समझ आई इतनी। अब जो मेरा क्वेश्चन है बच्चों वो ये है आपसे कि पी क्यू टेंजेंट कब बनेगी। क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए और इसका क्या आंसर हो सकता है सोचिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि पी क्यू आपकी टेंजेंट कब बनेगी, पी क्यू टेंजेंट कब बनेगी। तो जैसे जैसे ये रेखा, यदि मैं, अब समझो इसको कि यदि मैं h को 0 करता जाऊँ, यानी h की वैल्यू को 0 की ओर लेता जाऊँ, तो ये पॉइंट धीरे 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 इस साइड आएगा या नहीं आएगा। और ये रेखा इस तरीके से घूमती हुई, जैसे फिलहाल मान लो ये ऐसे यहाँ आई तो ये हो जाएगी, यहाँ तो कुछ ऐसे, और इस तरीके से जब एकदम 0 हो जाएगा तो कुछ ये कंडीशन आपकी ये एक तरीके से जो टेंजेंट है वो बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो टेंजेंट बनाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगी टेंजेंट। कब बन जाएगी, जब लिमिट h टेंड टू 0 कर दिया जाए एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। ये इसके पी पर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। इतना कन्फ्यूजन बताइए बच्चों कवर हुआ या नहीं हुआ, यानी इतनी जो प्रोसेस है वो समझ आई या नहीं आई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि हमने ढाल यानी जो स्लोप होता है किसी लाइन का, जब 2 पॉइंट उस लाइन पे हो तो हमने ये पढ़ा है कि उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो PQ का स्लोप क्या होगा, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c प्लस एच माइनस c से c कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया h। मुझे क्या करना है, PQ को टेंजेंट में चेंज करना है। तो टेंजेंट जो PQ वो कब बनेगी, PQ है वो टेंजेंट में कब कन्वर्ट हो जाएगी कि जब लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाई h। ये जहाँ h जैसे जैसे 0 की ओर जाएगा PQ किस में कन्वर्ट होती जाएगी, टेंजेंट की ओर जाएगी। और जब h कंप्लीट 0 हो जाएगा तो जो PQ है वो आपकी कंप्लीट टेंजेंट बन जाएगी। और टेंजेंट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, स्पर्श रेखा। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, जिन बच्चों को टेंजेंट का मतलब नहीं पता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्लोप यानी जो ढाल, स्लोप ऑफ आर पी ले लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, या पी आर लिखें, स्लोप ऑफ पी आर लिखो एक बार। ठीक है, तो क्या आएगा, फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो क्या आएगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई c माइनस h माइनस c से c कैंसिल हो गया। तो ये टेंजेंट क्या बनेगी, ये टेंजेंट सेम वही प्रोसेस पी आर कब बन जाएगी, जब लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस h, कुछ ऐसा बन जाए। तो जैसे जैसे h 0 होगा तो r जो पॉइंट है वो इसके ऊपर धीरे धीरे p की ओर आएगा। p की ओर आते ही ये आपके कंप्लीट टेंजेंट में चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो ये दोनों टेंजेंट एक ही है, तो ये इनको इक्वल लिखो। तो क्या लिखते हैं, यदि कुछ ऐसा बन जाए प्लस h अपॉन h माइन इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाई माइनस h। यदि किसी पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनिए बच्चों, अब क्या है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन fx दिया गया है और x इक्वल टू c किसी पॉइंट के ऊपर आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। यदि किसी पॉइंट के ऊपर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम क्या बोल सकते हैं, भी उसके ऊपर उसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। और यही उसका क्या होता है बच्चों, एक डेरिवेटिव होता है। इसको एफ डैश एक्स भी एफ डैश सी लिखा जा सकता है। तो बात समझ आई। तो यहाँ से रिजल्ट क्या होगा, तो ये जो है बच्चों वो कहलाता है राइट डेरिवेटिव।
राइट डेरिवेटिव अर्थात दायां अवकलज। ये क्या कहलाता है आपका लेफ्ट डेरिवेटिव अर्थात जो बायां अवकलज। तो सिंपल मीनिंग यही हो गया। प्रोसेस क्या रहेगी कि यदि किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर उस फलन के राइट यानी जो दायां अवकलज है और लेफ्ट डेरिवेटिव जो बायां अवकलज है दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है उस कंडीशन में वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा अर्थात अवकलनीय होगा। तो अवकलनीयता की कंडीशन समझ आ गई होगी कि यदि किसी फंक्शन का दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों के दोनों बराबर हो तो उस बिंदु पर जो आपका फलन है वो अवकलनीय होगा। और अवकलनीय होने से एक चीज़ और पता चल चुकी है आपको कि जो अवकलज है एफ डैश एक्स है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है, और वही उस रेखा का क्या होता है, कर्व का उस पॉइंट पर स्पर्शरेखा क्या होता है, ढाल यानी स्लोप। क्योंकि जो टेंजेंट बन गई तो वो जहाँ काटेगी, तो m इक्वल टू टेन थीटा यदि एंगल थीटा हो। तो याद रखना बच्चों ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो AOD आपका 8th चैप्टर है उसके अंदर काम आता है। तो याद रखना अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, सिंपल मीनिंग ये होता है कि यदि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हो तो दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। बात समझ आ गई। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब स्लोप आएगा तभी तो टेंजेंट बनेगी। बात समझ आ गई होगी, कंसेप्ट है वो कवर हुआ। तो सीधी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, यदि ज्यामितीय अर्थ इसका जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग है, यदि एफ एक्स के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सके तो एफ एक्स उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। तो ज्यामितीय अर्थ जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग है वो यही बताता है भी जो कर्व है जिसके ऊपर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उसके ऊपर आप कोई ना कोई टेंजेंट बना सको। जैसे साइन है तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है कि उसके ऊपर जो वो आप बना सकते हो स्पर्श रेखा, लेकिन जो मोड एक्स है उसके आप स्पर्श रेखा नहीं बना सकते हो सभी पॉइंट, क्योंकि वो उसी लाइन को ड्रॉ करेगा। ठीक है। और यह बेसिकली इतना भी नहीं, कोई ऐसा कर्व जिसके अंदर एंगल ना बने। जैसे कोई कर्व ऐसा है या ऐसा जाकर फिर घूमकर, इतना तो ठीक है। जैसे मान लो कोई कर्व है ये, लेकिन आगे जाकर वो ऐसा हो जाए, यहाँ पे एंगल बन रहा हो, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, इस पॉइंट के ऊपर नहीं है, बाकी यहाँ तक डिफरेंशिएबल है। तो जब आप कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो तो दो बातें याद रखो। नंबर एक तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हो जानी चाहिए। नंबर दो, उस पॉइंट पर एंगल क्रिएट ना हो। यदि कोई एंगल यानी कोई कोण बन रहा है तो स्पष्ट आंसर यही बनेगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और याद रखना बच्चों, डिफरेंशिएबल चेक करने की प्रोसेस राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी आपका जो दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों के दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। और जो डिफरेंशिएबल की जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल, जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो उस रेखा के किसको दर्शाता है, ढाल को। ये बात याद रखनी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ये इसका यूज करेंगे हम। ठीक है। जो 8.3 चैप्टर है पार्ट है ना आपके 8th चैप्टर का, जो 8.3 पार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसका, कि उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज है। तो याद रखना डी वाई अपॉन डी एक्स एंड जो एफ डैश एक्स है वो आपके वक्र जो है उसके उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा बना सकते हो उसके ढाल को यानी उसके स्लोप को दर्शाता है। और चेक करने का ये प्रोसेस है। तो ठीक है।
और ये बच्चों ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला, क्योंकि यदि आपको याद हो लिमिट का कंसेप्ट है सारा का सारा। मैंने आपको ये कहा था यदि लिमिट कवर है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों आ जाएगी। इसमें करना क्या है, बस सी प्लस एच, अगर आपको याद हो इस फंक्शन को एक बार देखो जो मैंने लिखा है, सी प्लस एच किसको डिनोट करता है, राइट लिमिट को, सी किसको डिनोट करेगा, पॉइंट वैल्यू को, और सी माइनस एच लेफ्ट लिमिट को। फिर उसमें अलग अलग थी, इसमें थोड़ा कंबाइंड लेना है, यानी आपको करना क्या है, प्रत्येक केस में राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, पॉइंट वैल्यू, इन तीनों को ही तो कवर करना है। यदि तीनों निकाल के इसमें वैल्यू के सोल्व कर लो, इनको अलग अलग करके सोल्व कर लो, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो अगर इक्वल है तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो बच्चों रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिए, और जैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाता है हम आपके वेक्टर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एक इजी चैप्टर है, 7 मार्क्स का है, जिससे जो वीक स्टूडेंट है उनके बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। और बच्चों यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।